गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 4 मई है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह आपके लिए यूजफुल होगा। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, साथ में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वह पीटी फैक्ट से संबंधित चीज़ों को कवर करता है। देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रणाली चर्चा में, एक सिस्टम चर्चा में है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती जाती है सरकार की। बहुत से रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं जो इससे संबंधित आंकड़े चिंता का विषय बनाया हुआ है। तो इससे संबंधित एक प्रणाली डेवलप किया गया है, उस पर कार्य चल रहा है। तो इससे संबंधित क्या न्यूज़ है उसको एक बार देखेंगे। दूसरे टॉपिक पे देखेंगे, जैन प्रथा संथारा दंडनीय अपराध की श्रेणी में आया है, जहां पर 2015 के राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्नगत किया गया था। तो उससे संबंधित क्या अपडेट हुए हैं, संथारा क्या है, सभी पर चर्चा की जाएगी। रोबोटिक्स दुनिया का अगला पड़ाव है, तो किस प्रकार के चर्चाएं हो रही है रोबोटिक्स में, और इस प्रकार के जो नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, निजी संस्थाओं के द्वारा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। पीटी में प्रश्न बनता ही बनता है, मेंस में भी बनेगा और इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अंत तक देखते हुए कवर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, माइग्रेशन का भूगोल। जो माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, तो वो किस लिए होता है, किस कारणों से होता है, फिर किन किन आधारों पर यह चीज़ें अपडेट होती है, तो हम सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। हाल ही में जो 70 बीपीएससी हुआ है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि, और ये क्यों प्रश्न पूछा गया 70 बीपीएससी में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं। एक आज का संकल्प शुरू किया गया, एक नया सेगमेंट यहाँ पर, जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को सामने रखते हुए उनके महत्वपूर्ण कामयाबी या लाइफ लेसन जो होता है, वहाँ से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में एक संकल्प डेली लेंगे। देखिए, जैकी चैन को सभी लोग जानते होंगे कमोवेश। तो ये परिस्थितियों को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दे, अपना खुद ही अपनी परिस्थितियों में बदल सकते हैं। इनका कहन जीवन जो पूर्ण लाइफ लेसन है जो एक ऐसे ऐसे स्तर से शुरू होता है जहाँ पर संघर्ष और संघर्षशील जीवन का एक परिचायक बना हुआ था। और अभी तक वर्तमान समय तक इनके लाइफ लेसन से हम ये सीख सकते हैं कि व्यक्तिगत जो विकास है, संघर्ष और सफलता कैसे एक साथ जुड़ी होती है, किन परिस्थितियों में हमें बाहर निकलना होता है। डेली हम अपने इनर और आउटर लेयर से प्रभावित होते हैं, अपने इकोसिस्टम से प्रभावित होते हैं, पर मंजिल जहाँ तय की गई है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके अपने परिस्थितियों से स्वयं लड़ना पड़ता है, और उसके आधार पर हम अपने अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। इसी संदर्भ में देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैकी चैन के जीवन से सीख सकते हैं। तो कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कठिन जो हमारा परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं है। जो भी हम परिश्रम करते हैं, वो आपको लगता हो कि अभी हमें जल्द सफलता नहीं मिली है, पर वो एक समय के बाद वो जो कठिन परिश्रम का जो एक लेवल होता है जहाँ पर आप उसको देखते हैं, उसका विकल्प आपको नहीं प्राप्त होगा। एकदम प्योर और गोल्ड आपको अचीवमेंट प्राप्त होगा इस कठिन परिश्रम का। इसका एग्जाम्पल अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जहाँ पर एक बकरी चराने वाले गैरिये का सिलेक्शन यूपीएससी आईएएस के तौर पर होता है। तो सोच के देखिए, अभी हाल ही में एक दिव्यांग का सिलेक्शन जो हुआ है, जो पहले बीपीएससी में सिलेक्शन लिए थे, रैंक बने थे, अब यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कठिन परिश्रम का क्या है, कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, अभी आप समझ सकते हैं जैकी चंद से, जीवनी से समझ सकते हैं, उनके लाइफ लेसन से कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इनके जीवन से अगर इनका पूरा जीवन यापन देखिएगा, जीवन शैली देखिएगा, अपने फिल्म निर्देशन के दौरान या फिल्म निर्माण के दौरान कितनी बार इनकी हड्डियां टूटी है। इनकी कोई ऐसी हड्डी नहीं है जो नहीं टूटी है। अगर हम एक मजाकिया लिहाज में बोले तो इनकी सर की हड्डी से लेकर थोड़ा सा जो हमारा ट्यूबनेस होता है, कान की छोटी हड्डी होती है, वो भी टूट चुका है इनका। तो सोच के देखिए, ये कभी हार नहीं बने। और ये इनको है ना, आप ब्रूसली का नाम सुने होंगे, इनका नेक्स्ट ब्रूसली इनको बोला जाता था। इन ब्रूसली इनके गुरु रहा कर थे। अब इन उनकी छवि से बाहर निकलते हुए अपनी एक अलग पहचान बना है। तो ये कभी नहीं हार माने, अपने जीवन में इनके लेसन से सीख सकते हैं। अपनी अलग पहचान बनाई इन्होंने, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। ऐसा नहीं कि हम किसी के
पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उसी के अनुरूप हम अपना जीवन यापन या उनकी शैली में ढल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पहचान होनी चाहिए, अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। जो जैकी चैन से आप सीख सकते हैं कि इनका जो गुरु था ब्रूस ली, आप समझ सकते हैं ब्रूस ली की कहानी अलग से मैं कभी बताऊंगा, समझिएगा। वहाँ ब्रूस ली क्या किया था, ब्रूस ली विश्व का सबसे फास्टेस्ट मार्शल आर्ट था। उनके या चेला या उनके शिष्य कह सकते हैं, और वो उनसे अलग एक अपनी पहचान, इनको मार्शल आर्ट अच्छी तरह से आता है समतुल ब्रूसली के तरह। फिर भी इन्होंने अपनी अलग पहचान कॉमेडियन के तौर पर, एक बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर इनको जाना जाता है। नेक्स्ट ब्रूसली इनको बोला जाता है। तो ये अलग पहचान बनाते हैं, और आत्म अनुशासन और समर्पण इनसे सीख सकते हैं। सफलता प्राप्त कर लिए जब तक, और अभी तक इनमें आत्म अनुशासन इतना प्रबल है कि यह अपनी संस्कृति से, अपने जुड़ाव से, अपने जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं, और यह अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो अनुशासन और जो समर्पण है अपने जीवन के प्रति, उनके कल्चर के प्रति, यह भी आपको सीखना होगा। विनम्रता और संस्कार इससे आप सीख सकते हैं। विनम्रता और संस्कार प्लस संस्कार भी, अपने माता पिता का या अपने छोटे बड़े भाइयों का इज्जत बहुत करते हैं। तो ये सब आप परिश्रम करते हुए सीख सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। आपको स्वयं संयमित रखने के लिए, आपको अपने टारगेट से अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए ये सब पहलू बहुत ज़रूरी है। तो आज का संकल्प आप लीजिए और इससे सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक में हम बात करेंगे हमारा जो डीएनए कोर्स है, दो प्रकार से प्राइम और बेसिक बैच के माध्यम से दिया जाता है, जहाँ पर डेली पीपीटी, डेली क्लास नोट्स, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोगों को कराया जाता है। तो आपको ये सभी सुविधाएं युक्ति आईएएस के ऐप पर अवेलेबल कराई जाती है। आपके जो टारगेट जो बैच के बच्चे हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है, और बेसिक बैच के बच्चे को बिल्कुल यूट्यूब पर वीडियो फ्री रहता है। उसके पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है, और नेक्स्ट डे तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही फी स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्काउंट के साथ 999 के साथ अवेलेबल कराया गया है प्राइम बैच के बच्चों को, क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें अब कराई जाती है। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको डेट अपडेट किया जाता है, साथ ही साथ गाइडलाइंस उनको दिया जाता है मेरे माध्यम से। तो आप ये सब चीज़ें लाभ ले सकते हैं। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, तो आप इस कोर्स वैलिडिटी 1 साल की वैलिडिटी के साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप डीएमपी क्या है, इसमें डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम क्या है। तो आपको दैनिक आधार पर कुछ प्रश्न दिए जाते हैं मेंस का, जहां पर आप प्राइम बैच के बच्चों और बेसिक बच्चों को दोनों को दिया जाता है, पर कॉपी रिव्यू आपको प्राइम बैच के बच्चों को किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, जो प्राइम बैच के स्टूडेंट्स को यह उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उत्तर लेखन में सहायता कराया जाता है, किस प्रकार के नोट्स आपको बनाने हैं, किस प्रकार के आंसर राइटिंग करना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, और किन किन महत्वपूर्ण डाटों को शामिल करना, उस पर आपको कोर्स को क्या किया जाता है, कंक्लूड किया जाता है, ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करें। डीएमपी का मूल्यांकन मेरे द्वारा कराया जाता है, और मॉडल उत्तर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को और भी बेहतर कर सके। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जरूर युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, सभी जगह आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है। टेलीग्राम और फेसबुक पर अगर आप हैं तो जरूर हमें फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए, एडवांस ट्रैफिक, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्यों है। देखिए, ध्यान रखिए, देश में 13.68% नेशनल हाईवे ही इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में है। अर्थात इस प्रकार के हमारा सिस्टम जो बनाया हुआ है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसमें शामिल है। ये चर्चा का विषय इसलिए कुछ आंकड़े आए। देखिए, प्रमुख राज्यों की स्थिति की हम बात करें तो कुल हाईवे किलोमीटर में है, और जो इस प्रणाली के तहत एडवांस ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो लेवरेज है या उस पर शामिल है, निगरानी में है, वो देखिए स्थिति से आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 78 किलोमीटर मात्र वहाँ पर आपको जो आपको ATMS जिसको बोलते हैं, फुल शॉर्ट फॉर्म में ATMS, इसके तहत निगरानी में है। जबकि उसके हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे है, कुल हाईवे है 2607 किलोमीटर। वैसे ही झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार की हम बात करें, मात्र 6132 किलोमीटर हाईवे में, उसका नेशनल हाईवे में 580 किलोमीटर ही केवल आपको इस प्रणाली के तहत आपको कवर किया गया है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। फिर भी आंकड़े के अनुपात में जितना कुल हाईवे वहाँ है, उसके अनुपात में यह सिस्टम बहुत ही कम है। इसका कारण देखिए, 2-3 चीज़ें समझिए। लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। सड़क हादसे किस रूप में हुए हैं, हाल ही में कुछ डाटा फैक्ट आया जिसके आधार पर ये चिंता का विषय बनाए हुए हैं। उसी में ध्यान रखिएगा, अगर हम यातायात की निगरानी और नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, या यातायात प्रवाह सुधार, सुरक्षा और वृद्धि
सुरक्षा में वृद्धि, भीड़ भाड़ को कम करने में सहायक देता है यह प्रणाली। जहां पर बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं, क्या वहां सड़क हादसों में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। कुल मिलाकर यहाँ ध्यान रखिएगा, सड़क हादसों और असुविधाजनक यातायात जो प्रबंधन हमारे पास है, सिस्टम में है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसके द्वारा अपनी नीति 2016 में शामिल किया गया था इस प्रणाली को। 16 से लेकर अभी तक यह अपडेट हुआ है कि सिर्फ 13.68% ही नेशनल हाईवे पर यह निगरानी तंत्र डेवलप है। तो और आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं बहुत सी चुनौतियां हैं जिसको रेखांकित करने की जरूरत है। तो अगर हम इसके संदर्भ को देखें तो यहाँ पर कुछ चीजें समझिएगा कि केंद्रीय जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है कि आंकड़े कहते हैं कि सड़क सुरक्षा चुनौतियों की गंभीरता उजागर हुआ है, जहां पर वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाले मौतों को 50% कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के संदर्भ में बात की के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में वृद्धि को दर्शाया है। अगर हम भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या देखें तो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा अधिक है, अर्थात 10,000 किलोमीटर पर 250 मौत भारत में होती है। जबकि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, चीन और ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े देखें तो संयुक्त राज्य में मात्र 10,000 किलोमीटर पर 57 मौतें होती हैं, वहीं चीन में आपको 10,000 किलोमीटर पर 119 मौतें होती है, और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 11 मौतें होती है 10,000 किलोमीटर के दायरे में। अगर नेशनल हाईवे पर कोई 10,000 किलोमीटर चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, उसमें मौतों की संख्या अगर अनुपात में देखें तो सबसे ज्यादा भारत में 250 है। समझ सकते हैं कितना आंकड़ा यह है, विभत्स है। वहीं 2013 में एक रिपोर्ट आता है जहां पर बात आती है 2023 में कि भारत में 4.8 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1.72 लाख से अधिक मौतें हुई। सोच के देखिए, आपको दुर्घटनाएं दर्ज की गई जिसमें से जितनी बहुत सी दुर्घटनाएं दर्ज भी नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर सोच के देखिएगा, 4.80 लाख जो दुर्घटनाएं हुई उसमें से 1.72 लाख से अधिक मौतें हुई, जिसमें 2022 में यह 6.8 लाख मौतें हुई थी। जो वृद्धि दर इसके अनुपात में बात करें 2021 के अनुपात में 2022 में 2.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं हम 22 की बात करें, 22 की तुलना में 23 में, तो यह वृद्धि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि 4.2% की वृद्धि हो गई। उसके लिए बहुत से कारक है, केवल केवल प्रशासनिक तंत्र ही जवाब नहीं है। प्रशासनिक तंत्र ही इसका मूल कारण नहीं कि वो अपनी अनियमितता बनाए हुए है या मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा। यहाँ पे व्यक्तिगत और निजी वाहनों का जो आचरण है, रोड पर जो कटसी होना चाहिए, रोड पर चलाने के लिए, वाहन चलाने की कटसी होनी, नैतिक जवाबदेही होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक है। राइडर का इशू एक इम्पोर्टेंट, हाई हाई स्पीड ट्रेवलिंग का एक इशू, यह बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ट्रक्स के जो परिचालन तंत्र है वो भी एक जवाबदेही कारक माना जाते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा कारण है जिसके जिसके एवज में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये घटना आपको ध्यान रखिएगा, दो पहिया वाहनों से हेलमेट पहनने के कारण, ये सब सीट बेल्ट उपयोग न करने के कारण जो मौतें हुई, ये सब आंकड़े ओवरलोडिंग के कारण, ये सब आंकड़े आपको उपलब्ध कराए गए। जो तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, बिना वैध लाइसेंस चालकों की भी तो 34,000 दुर्घटनाएं आपको देखने को मिली थी। ये सब बहुत मूल कारणों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मानवीय व्यवहार के संदर्भ में ये सब चीजें हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर ध्यान रखिएगा, सरकार के बहुत पहल किए गए। ऐसा नहीं कि पहल सरकार बैठी हुई हाथ में हाथ धर के बैठी हुई। जहां पर सड़क परिवहन अधिनियम 2007 के तहत परिवहन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए गए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण, भूमि और यातायात अधिनियम 2000 के तहत भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, कुछ बिंदु उसमें शामिल के। एस सुंदर समिति के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010 लाया गया, जहां पर सड़क सुरक्षा कैसे बनाया जा सकता है, उसके मानक कैसे तय हो सकते हैं, इस सब पर चर्चा की गई थी। फिर सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का विकास किया गया, जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, कैसे उस पर बेहतर नवाचार डेवलप किया जा सके, कैसे हम नियंत्रित कर सके सड़क सुरक्षा, जो दुर्घटनाएं हो रही सड़क सुरक्षा प्रबंधन को लेकर, ये सब चीजें याद रखिएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। फिर वैश्विक लक्ष्य 2030 प्राप्त करने के लिए तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन भी आपको बार बार भारत में आपको आयोजित किए जाते हैं, जिसके आधार पर ये चीजें सब देखने। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2025 आपको लाई गई, जिसके आधार पर हम सड़क सुरक्षा को बेहतर और कर सकते हैं, दुर्घटनाएं हो रही उसको कम करने की टारगेट फिक्स कर सकते हैं, नैतिक जवाबदेही तय कर सकते हैं, एथिकल ड्राइविंग आपको सिखाई जा सकती है। ये सब चीजें बातें हुई वहां पर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में
नई दिल्ली में आपको इसका आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2025 के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित किया। उसका उद्देश्य क्या था? सड़क सुरक्षा बढ़ाना, सक्रिय उपायों को सुनिश्चित करना, सड़क उपयोगिता के बीच व्यवहार में परिवर्तन लाना। हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम सड़क सुरक्षा बनाए रखें। अब 6 मार्च 2025 को ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में विजन जीरो सस्टेनेबल इंफ्राटेक एंड पॉलिसी फॉर सेफर रोड्स विषय पर आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल रोड इंफ्राटेक समिट एंड एक्सपो पर उद्घाटन करते हुए गडकरी जी के द्वारा बोला गया कि इस देश में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटना सड़कों के डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन से सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित खराब कार्यप्रणाली और अनुचित सड़क संकेत और मार्किंग प्रणालियों के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, यह टॉपिक कहीं भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। कारण क्या है? तो यही सब कारण आपको ध्यान रखिएगा, जो हमारे अभी वर्तमान में मंत्री हैं उनके द्वारा ये बातें बोली गई है। तो ये बहुत ही अच्छा आपको इंडिकेट किया करता है कि सड़क दुर्घटनाओं के होने के कारण क्या है। सड़क दुर्घटना, सड़क का डिजाइन एक महत्वपूर्ण कारक है। निर्माण और प्रबंधन में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित खराब कार्य प्रणालियां भी जवाब जिम्मेदार है। और अनुसूचित सड़क संकेत और मार्किंग प्रणाली, जो सड़क पर मार्किंग होता है, अनुचित प्रणाली के तौर पर उपयोग किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन दोषों को स्पेन, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के अपनाए जा रहे उपायों के अनुकरण, नए नए नवाचार जो अपनाए जा रहे हैं उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो विजन जीरो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। हाल ही में आपको 6 मार्च 2025 को हुआ, तो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं पीटी फैक्ट के तौर पर, तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न हम देख लेते हैं। सॉरी, एटीएमएस निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रायः प्रयुक्त होती है? सीसीटीवी निगरानी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो रिफ्लेक्शन है वो, आपको जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग, मैनुअल सिग्नल नियंत्रण। सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 4, केवल 1 2 3, केवल 2 4 2 3 और केवल 1 2 3 4, अर्थात उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सभी बच्चे एक्टिव होकर काम करें। जो बच्चे इस बार मेंस दिए हैं वो इंटरव्यू के लिए आप ये जनवरी 2024 से, और जब तक इंटरव्यू आपका नहीं हो जाता है उस डेट तक, उस मंथ तक आप डीएनए को उसका माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए। माइक्रो नोट्स नहीं बनाइएगा, फिर मेंस में जो प्रॉब्लम आप लोग बताते थे वही प्रॉब्लम्स आपको होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पहले ही आप तैयार रहिए। अभी समय है आप लोगों के लिए इंटरव्यू का, तो क्या है कि आप उस समय का सदुपयोग कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए और माइक्रो नोट्स बना के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मेरी नज़र उस पर बनी रहे। ठीक है ना, कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को कर रहे हैं, किस चीज़ से कितना आपका इनिशिएटिव आप खुद के स्तर पर उठा पा रहे हैं। जब तक खुद को है ना एक फ्रेम में नहीं ढालिएगा, समस्या हमेशा बना रहेगा। शिकायतों का दौर हमेशा रहेगा कि हमें हमारा ये नहीं हो पा रहा, हमारा वो नहीं हो पा रहा, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम है। पर सिलेक्शन जिनका होगा ना, प्रॉब्लम उनके सामने बनी रहती है। तो इसलिए थोड़ा समयबद्ध होकर आप चीज़ों को कवर कीजिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होता छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है समस्याओं से। आज का प्रश्न ले लीजिए। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति वाहनों में संचालन के बजाय लोगों को ले जाने पर केंद्रित है। इस संबंध में सरकार के विभिन्न रणनीतियों की सफलताओं का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यह यूपीएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, 250 वर्ड में इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर के दौरान फ्लो चार्ट, डायग्राम, जो भी डाटा फैक्ट है आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हम जो 70 बीपीएससी के लिए, जो 71वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम आरंभ कर दिए। 5 कल से स्टार्ट है। कल से आपके वीडियो अपलोड हो जाने लगेंगे और गूगल मीट आरंभ हो जाएगा। जिन बच्चों को लेना है, इसमें इनरोल होना है, तो पंचतत्व सीरीज के नाम से ऐप पर आपको पैकेज बना हुआ है, परचेज कर लीजिए, फिर बाद में ही फी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी डिस्काउंट के साथ चीज़ें चल रही है, तो इसका लाभ ले लीजिए। जिस प्रकार से मैंने 70 में आप लोगों को गाइड किया था, उसी तरीके से उसके एडवांस स्वरूप में हम इसमें आपको इसमें कवर करेंगे आपकी सारी क्लासेस गूगल मीट। और जिस प्रकार कंटेंट मैंने कल दिखाया था उसी प्रकार के कंटेंट अपडेट होंगे। अब ध्यान रखिएगा, इस 15 डे का प्लान आपको दिया हुआ है, जाके इसका अलग से आपको क्या है, इसका दिया हुआ है सिलेबस, आपको किस प्रकार से डे वन काम करेंगे, सभी चीज़ें दी हुई, आप जाके कवर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग आगे चीज़ों को देखते हैं। प्रवाह, जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो बच्चे भी प्रवास प्रीलिम्स सीरीज के नाम से आपको
25 टेस्ट सीरीज आपको टोटल कराया जाएगा, जिसमें हम लोग सेक्शनल 14 टेस्ट लेंगे, पीवाईक्यू फिर बीपीएससी पीवाईक्यू 2 टेस्ट रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट 9 रहेगा। कोई भी क्यूरी चाहिए, कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप इस पैकेज को ले सकते हैं और अपना लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे जैन प्रथा संथारा। ये इस बार अच्छे से रखिएगा आप लोग स्टार श्रेणी में। यहाँ से पीटी फैक्ट में या तो मेंस फैक्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जा सकता है। वहाँ नहीं पूछा तो इंटरव्यू में जरूर पूछेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रथा को दंडनीय अपराध करार दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि धार्मिक जो विधान है, धार्मिक विधान है जो उच्च न्यायालय ने इस आदेश को अमल पर रोक लगा दी थी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए मध्य प्रदेश इंदौर में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही 3 वर्षीय लड़की को संथारा व्रत ग्रहण करने के मामले सामने आए। संथारा व्रत क्या है? सिंपल से समझिएगा कि भूख त्याग कर धीरे धीरे मौत के करीब पहुंचाना। यह एक पहले जब जैन धर्म में यह अनुशंसा चलाया जाता था तो उस समय की परिस्थिति धार्मिक स्वरूप में थी, अभी भी वर्तमान में, पर इसका रंग जो मानवाधिकार के संदर्भ में देखा जा रहा है वह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 मेनका गांधी के बाद जो चीजें अपडेट हुई हैं, जो गूगल मीट में आप लोगों को समझाया था, उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि मेनका गांधीवाद के बाद आर्टिकल 21 का विस्तार मिनी संविधान के तौर पर हो रहा है, जहां पर मानवाधिकार भी शामिल होगा, मूल अधिकार भी शामिल होगा, संविधानवाद भी शामिल होगा। तो इसी संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम जैन धर्म की प्राचीन प्रथा जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने अंतिम समय का आभास होने पर मृत्यु का वरण करने के लिए अन्न, जल और सांसारिक जो वस्तु है उसका त्याग देता है। तो उसके पीछे धार्मिक रीजन बताया जाता है, उसके पीछे धार्मिक मोक्ष का कारण, मोक्ष का एक प्रवृत्ति बताया जाता है इस तरीके के। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर लड़की के माता पिता सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र के पेशेवर है। उनका कहना है कि उन्होंने एक जैन मुनि की प्रेरणा से अपनी इकलौती संतान को संतारा व्रत दिलाने का फैसला किया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए इस व्रत में 3 वर्ष की उम्र में प्राण त्यागने वाली लड़की वियाना जैन के पिता पीयूष जैन ने शनिवार को बताया, अर्थात कल बताया। ध्यान रखिएगा मेरी बेटी को इस साल जनवरी में ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। हमने उनकी सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ, लेकिन मार्च में उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसके खाने पीने की दिक्कत होगी। ये बैकग्राउंड समझिएगा, उसके बाद चीज़ों को समझिएगा। वहीं 21 मार्च को बेहद बीमार बेटी के परिजनों ने साथ में जैन संत राजेश मुनि महाराज के पास दर्शन के लिए गए। वहां पे ये सब चीजें होती है। उन्होंने ऐसी हालत देखी जिसमें हमसे कहा कि बच्चों को अंतिम समय नजदीकी में और उससे संतारा व्रत दिला देना चाहिए। जैन धर्म में इस व्रत का काफी महत्व है। जैन धर्म का अपना एक धार्मिक पक्ष है इस प्रक्रिया को लेकर। अब हम सोच विचार के बाद इसमें राजी, माता पिता का राजी इसमें था। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर माता पिता एक बौद्धिक अवस्था में होकर, अर्थात बौद्धिक अवस्था हम कहें 18 वर्ष के बाद अगर ऐसा निर्णय लेते हैं तो यह संवैधानिक मामला माना जाता है। पर यह बच्ची कितनी है आपको सोच के देखिएगा, बच्ची छोटी है, अब है 3 वर्ष की बच्ची है। क्या इसका पास बौद्धिक क्षमता है चीज़ों को समझने का कि हाँ मुझे संतारा जैसे धार्मिक आचरण करने चाहिए, भूख प्यास छोड़ देना चाहिए, भूख प्यास छोड़कर हम अपना मौत के करीब पहुंचेंगे। तो यह बौद्धिक अवस्था की बात करता है यह केस। तो इसलिए समझिएगा हम निर्णय लेने की क्षमता, जब हमें मताधिकार देने का अधिकार देने का क्षमता 18 साल के एवज में दिया गया है, जहां पर हम स्वयं के विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे। अगर बच्ची 18 साल की रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर 18 साल के नीचे है तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति जो माता पिता है, भले उनको जन्म दिए हो, उनको उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा हो, पर यहाँ पर समझिएगा संवैधानिक मनोस्थिति के आधार पर ही चीज़ों को समझा जाएगा। तो यहाँ पर यह निर्णयकर्ता नहीं हो सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन और मरण का, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो यहीं पर चीज़ें अटक जाती है। अब ध्यान रखिएगा आईटी पेशेवर ने दावा किया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनकी बेटी के नाम विश्व कीर्तिमान प्रमाण पत्र जारी किया, जिससे वह जैन विधि विधान के मुताबिक संतारा व्रत ग्रहण करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की शख्स बताया गया। आप ये रिकॉर्ड्स आपके नाम है, अच्छी बात है, पर ध्यान रखिएगा आप मानवाधिकार या संवैधानिक स्थिति और इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं आपको प्रश्नगत किया जाएगा। यही मामला आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैन समुदाय में धार्मिक शब्दावली संथारा को सल्लेखना कहते हैं
और समाधि समाधि मरण भी कहा जाता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सलेखन से मरने वाला एक राजा हुआ करता था, वो क्या नाम है उसका? बहुत ही चर्चा आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एशियंट हिस्ट्री में, बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, धार्मिक हलकों में यहाँ पर 2015 में बहस तेज हो गई। राजस्थान उच्च न्यायालय इस पर था, भारतीय दंड विधान की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 309 आत्महत्या का प्रयास के तहत दंडनीय अपराध करार दिया। हालांकि जैन समुदाय ने अलग अलग धार्मिक निकायों में याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश को अमल पर रोक लगा दी, यह बातें कही। अब ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट ने यह बात की, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या की? रोक लगा दी, स्टेटस लगा दिए। पर यहाँ पर बहुत से प्रश्न आपको उबार देता है एग्जाम के लिए। क्या उबार देता है कि सलेखना क्या है, संलेखना विधि क्या है, संथारा के बीच दोनों का संबंध क्या है, दोनों एक तुल्य है, किस धार्मिक आचरण का प्रमाण माना जाता है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ धारा कौन कौन से प्रभावित होते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। संथारा या संलेखना जैन धर्म का एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है। व्यक्ति पूर्ण मानसिक संतुलन में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूर्ण मानसिक संतुलन, इसलिए मैं 18 वर्ष की बात यहाँ पर कहा, 18 वर्ष की चर्चा का, संतुलन में रहकर स्वेच्छा से जीवन की समाप्ति की और अग्रसर होता है। तो ऐसी स्थिति को ही हम संलेखना विधि कहते हैं, जहाँ पर होशो आवास में यह निर्णय लिया जाता है। अभी उद्देश्य सांस्कारिक बंधनों से मुक्त और आत्मा की शुद्धि का यह प्रचलन माना जाता है जैन धर्म में। संथारा का धार्मिक और दार्शनिक पक्ष क्या है? यह अहिंसा, अपरिग्रह और संयम जैसे जैन सिद्धांतों पर आधारित है, जहां आत्महत्या नहीं बल्कि साधना पूर्ण मृत्यु अर्थात स्पिरिचुअल डेथ के तौर पर इसे देखा जाता है। अर्थात हम इष्ट के पास पहुंचेंगे जहां जन्म और मरण की प्रवृत्ति से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये सब चीजें याद रखिएगा। साथ ही साथ क्या याद रखना है? महावीर अन्न तीर्थंकर की संलेखना का पालन किया और मृत्यु के आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और वैराग्यपूर्ण को स्वीकार किया। ये सब इसके धार्मिक और दार्शनिक पक्ष है संथारा के। संथारा बनाम आत्महत्या के मामले में हम वैधानिक दृष्टिकोण को देखें तो राजस्थान 2015 में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देते हुए यह स्पष्ट किया, संथारा आत्महत्या नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता के एक रूप है। तो यहाँ पर यह चीज को समझिएगा कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में यथास्थिति परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं। यथास्थिति हम आर्टिकल 21 को क्या कहते हैं? असीमित मानते, जहां पर मानवाधिकार किसी व्यक्ति विशेष का, जैसे हम किस मामले में मानवाधिकार के समय जहां पर हम इच्छा मृत्यु की बात करते हैं, वहां पर आर्टिकल 21 का प्रबंधन आपको देखने को मिलता है। वहीं ध्यान रखिए आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर केंद्रीय भूमिका निभाता है। देखिए यह फिर बात के मामले में प्रसंगत किया जाएगा। बहुत से एनजीओ आएंगे अभी सामने, जब हम इच्छा मृत्यु को आर्टिकल 21 के संदर्भ में देखते हैं, उसकी को संथारा को हम आर्टिकल 21 के संदर्भ में क्यों नहीं देखे, उसके व्यापक स्वरूप को क्यों नहीं देखे। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता आपकी स्व पहचान है, आपका मानवाधिकार है, पर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि सब विवेकीय अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। जो मैं 18 वर्ष का मामला बता रहा हूँ ना, अभी हालांकि स्टे ऑर्डर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों के साथ चलते हुए आगे बढ़िएगा। नैतिक और सामाजिक विमर्श के तौर पर आलोचक इसे कमजोर और बीमार लोगों को धार्मिक दबाव में मौत के लिए प्रेरित करने जैसा मानते हैं। अब हालांकि इसके अलग अलग पक्ष है। समर्थक इसके कहते हैं केवल पूर्ण मानसिक विवेक की स्थिति में ही ऐसा नैतिक आत्म संयम को सर्वोच्च उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। मैं अभी भी इस मामले में यही बोलूंगा कि जब तक सविवेक की स्थिति न हो जाए किसी व्यक्ति विशेष का, पुरुष या मेल का, तब तक यह विधा मानवाधिकार के मामले में ही रहना चाहिए। रीजन उसके पीछे है, नहीं तो ऐसे बहुत से मामले को खोल दिया जाएगा, ओपन कर दिया जहां पर सविवेकीय शक्तियों के माध्यम से ही चीजों को नियंत्रित की जाती है। क्लियर है? तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। पक्ष में भी राय है कि आत्महत्या का अर्थ अपने जीवन को समाप्त करने के इरादे से किए गए सचेत प्रयास से होता है। गौरतलब इसमें अपना जीवन समाप्त करने का इरादा होता है। वहीं अगर हम बात करें समान में, विरोध में इनमें बोला गया था संथारा हमेशा न तो स्वैच्छिक होती है, न ही लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। तो इसके संदर्भ में चीजें ध्यान रखिएगा। पक्ष विपक्ष में चीजें बताई जाती है, जहां पर अगर हम समान परिभाषा के आधार पर देखें तो प्रतीत होता है कि संथारा भी आत्महत्या प्रयास जैसी ही कोशिश है, पर इसके धार्मिक पहलू भी कुछ जुड़ी हुई रहती है। अगर इसके साथ साथ देखें, संथारा लेने वाले व्यक्ति का पता होता है कि उसके अन्न जल छोड़ने से उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसका इरादा भी साफ तौर पर अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना ही होता है। इस आधार पर यह कहना
कहना उचित प्रतीत होता है कि संथारा एक धार्मिक प्रथा होते हुए तकनीकी तौर पर आत्महत्या का प्रयास से अलग नहीं है। अगर हम संथारा को आत्महत्या की श्रेणी के संदर्भ में देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर ध्यान रखें, संथारा और आत्महत्या के बीच अंतर दिखाने के लिए जैन मतावलंबियों, जैन धर्मावलंबियों का तर्क है कि आत्महत्या हमेशा घोर निराशा और तनाव जैसी स्थिति में की जाती है, जबकि संथारा का फैसला करने वाला व्यक्ति अत्यंत शांत क्षणों का यह निर्णय लेता है। यह एक पक्ष हो सकता है पर बहुपक्ष दृष्टिकोण नहीं रखता है। ध्यान रखिएगा, जब तक आत्म निर्णय लेने की शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं होगी उस समय तक ये स्थिति सही है। जब आत्म निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो उसमें अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा रहा है तो वही समस्या उत्पन्न होगी, वही प्रश्न उत्पन्न होगी जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया। आत्महत्या का प्रयास एक क्षणिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जबकि संथारा प्रक्रिया बेहद धीमी और लंबी होती है जिसमें व्यक्ति के पास हमेशा यह मौका होता है कि वह चाहे तो उसे पीछे हट जाए। यहाँ पर समझिएगा कि यह सब की शक्ति के आधार पर ही तय होगा ना। अब बच्ची को अगर कोई दे रहा है तो कहाँ से होगा? मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसके धार्मिक पक्ष अपने हैं अलग, पर यह सब की शक्तियों के संदर्भ में होना चाहिए। अब है आत्महत्या का समाज बुरी नजर से देखता है क्योंकि वह पलायनवादी मानसिकता से जुड़ी होती है, जबकि संथारा लेने वाले व्यक्ति समाज में अत्यधिक सम्मान के भाव से देखा जाता है क्योंकि वह उन सांसारिक प्रलोभनों और वासनाओं से मुक्ति की राह पर बढ़ता है। यह राह चलने की हिम्मत साधना व्यक्ति नहीं कर पाता। अब है कि आपको सलेखन विधि से बहुत से लोगों ने अपना देह त्याग किया। अब इसका संदर्भ समझिएगा, जो भी सलेखन विधि से अपना देह त्याग किया, सम्मान की स्थिति प्राप्त हुई, वो 18 वर्ष के बाद की चीजों को लेकर, जो 18 वर्ष के बाद जो निर्णय लिया गया उसके संदर्भ में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। पर सोच के देखिए, यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ने लगे। आज एक बच्ची अगर इस विषम परिस्थिति ब्रेन ट्यूमर है, उनकी मृत्यु सलेखन विधि से कर दी जाती है, छोड़वा के सलेखन विधि के माध्यम से उनकी मोक्ष को प्राप्त करा दिया जाता है। ऐसे हजारों लाखों बच्चे होंगे जो ब्रेन ट्यूमर से आपको या इस प्रकार के बीमारियों से, जो आघात बीमारियों से पीड़ित होंगे। क्या उन सभी बच्चों को इसी विधि से उनको मोक्ष को प्राप्त कर देने का एक साधन मान लिया जाए? तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ के आएगा। तो इस सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। वहीं हम इन तर्कों के विरोध में बहुत सी बातें कहते हैं, जहाँ पर शुरू में ही मैंने बात बोल दिया। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़िएगा। संथारा प्रथा एक व्यक्ति का क्या करता है? तो यहाँ पर सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कराता है, हिंसा से बचने के लिए पलायन कराता है, धीरे धीरे भोजन जल त्याग कर मृत्यु की ओर बढ़ता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये संथारा प्रथा क्या है, इसके संदर्भ में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रोबोटिक्स की दुनिया का अगला पड़ाव। देखिए रोबोटिक्स चर्चा में क्यों आ गया, यहाँ मेंस का भी टॉपिक इसको रख लीजिएगा सामने, यहाँ पे एडिट करना मैं भूल गया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा रोबोटिक्स के बारे में क्या है कि यह प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू तीनों जगह काम करेगा। ध्यान रखिएगा, जब जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क आप जानते हैं कितने बड़े व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हाल ही में एक बात कही गई कि अब रोबोट है ना सबसे सर्जनों से भी बेहतर हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि हम जब विंची कोड की बात करते हैं, जो एक रोबोटिक्स सर्जरी इक्विपमेंट है, गूगल मीट में आप लोगों को मैंने बताया था, दिखाया भी था उसका पिक्चर, याद करिएगा। वहाँ पर मैं ये बोलता हूँ, यह बता रहा था कि रोबोट्स कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, मानवीय व्यवहार के स्तर पर वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएगा जो मानव एक सोचता समझता है, भावनात्मक रूप से चीज़ों को कवर करना चाहता है। अब रोबोट को हम एक फिक्स टाइम के माध्यम से या अनलिमिटेड टाइम से काम करवा सकते हैं। यह कार्य प्रणाली को परिवर्तित कर सकता है, कार्य प्रणाली दक्षता को पॉजिटिव रूप में प्रभावित कर सकता है और कार्यशैली के संदर्भ में परिवर्तन ला सकता है। पर यह समझिएगा कि जब पेशेंट से और डॉक्टर एक दूसरे से मिलते, कुछ भावनात्मक कॉन्सेप्ट जुड़ता है जिसके आधार पर उसकी जो बीमारी है उसको तत्काल, उसके संबंधित तत्काल समाधान के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव केंद्र बिंदु काम करता है। पर यह रोबोट में यह प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यह एक अर्थ में एलन मस्क का शब्द जो है वो कहीं सटीक तो बैठता है, पर इसका मतलब पूर्ण सटीक नहीं है। हाँ, यह सर्जरी को बेहतर कर सकता है, पर सर्वश्रेष्ठ सर्जनों के समतुल्य हो जाए यह बहुत ही मामला क्या है,
प्रश्नगत के तो प्रश्न श्रेणियों में आ जाएगा। यह टिप्पणी एस में उस पोस्ट के माध्यम से किया जब चिकित्सा उपकरण मेडिटॉनिक को ह्यूगो रोबोट को दिखाया। जैसे ह्यूगो रोबोट ये देख रहे हैं कि एक पेशेंट को बैठा के उस पर ऑपरेशन करके सर्जन के तौर पर सारे ऑपरेशन करे। द विंची भी इसी प्रकार का एक इक्विपमेंट है जिस पर आपको ध्यान रखना है। इसने प्रोस्टेट, किडनी और ब्लेडर में 137 सर्जरी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। अब ध्यान रखिएगा, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ दक्षता को प्रभावित करेगा पॉजिटिव का। 1 घंटे में वो एक समान सर्जन 1 दिन में 2 से 3 ऑपरेशन करेंगे, बड़े ऑपरेशन। वहीं यह 10 से 50 100 भी कर सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि बेस्ट सर्जन बन जाए। बेस्ट सर्जन केवल बीमारियों को है ना तत्काल रूप से ऑपरेशन कर देना ही नहीं होता, अपने पेशेंट के साथ भावनात्मक संबंधों को स्थापित करने से होता है। हम अभी हम ये टाउन के लेवल पर या शहरीकरण के लेवल पर इस रोबोटिक्स प्रणाली को देख रहे हैं। जब ये गाँव में भारत गाँव में बसता है, अगर हम उस स्तर पर जाके चीज़ों को कवर करेंगे देखेंगे तो वहाँ पर विश्वास एक बहुत बड़ा कारक माना जाएगा। इसी संदर्भ को समझिएगा और आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दुनिया में रोबोटिक्स क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो बढ़ती हुई रोबोट्स की संख्या 2019 में जहाँ 20.273 थी, वहीं पर 2023 में 42.82 लाख हो गई। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितने देश में कितने रोबोट्स हैं। तो चीन से लेकर हम जर्मनी तक की बात कर ले, आंकड़े दिए हुए लाख में सभी आंकड़े हैं। वर्ल्ड रोबोटिक्स 2024 के आंकड़े यह उपस्थित है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है चीन में। उसके बाद किस क्षेत्र में कितना हिस्सेदारी है। औद्योगिक में रोबोटिक्स का 35%, मेडिकल में 28%, सर्विस रोबोटिक 18%, एग्री रोबोटिक 12%, अंतरिक्ष और रक्षा में 7% आपको यह अंतरिक्ष और रक्षा रोबोटिक्स में इसका योगदान है। सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, औद्योगिक उत्पादन में सहयोग लेते हैं। ये सब आंकड़े याद है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के तौर पर हम देखें, 10,000 कर्मचारियों में प्रति पर 1,000 औद्योगिक रोबोट के साथ दुनिया में सबसे अधिक रोबोट घनत्व वाला देश है। दक्षिण कोरिया। वर्ल्ड रोबोटिक्स के अनुसार प्रति घनत्व की हम बात करें तो इन आंकड़ों के साथ साथ जब हम देखते 45% आपूर्ति जापान में हुई वैश्विक औद्योगिक रोबोट के मामले में वर्ल्ड रोबोटिक्स के अनुसार जो 2024 है उसके अनुसार। वहीं 38 अरब डॉलर का हो गया है ह्यूमनाइड, जो ह्यूमन और रोबोटिक्स का दोनों मामला। जैसे केरल में एक ह्यूमनाइड टीचर की बात हुई थी, आप लोग याद कीजिएगा, पिछले साल मैंने आप लोग को कवर करवाया था। इसी प्रकार ह्यूमनाइड रोबोट्स का मार्केट 2035 तक गोल्डमैन सेक्स के अनुसार बताया कि 38 अरब डॉलर का हो जाए, जहां पर ह्यूमन की तरह दिखने वाला और मशीन की तरह काम करने वाला जो रोबोट सका होगा उसका 38 अरब डॉलर का व्यापार हो जाएगा। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको ये कवर करेगा, जिसके माध्यम से हम रोबोटिक्स के प्रमुख क्षेत्रों को देख सकते हैं। कितना खर्च करता है कोई देश। अमेरिका 45 अरब डॉलर निवेश करता है, वहीं चीन 50 अरब डॉलर इनोवेशन फंड डेवलप करता है, वहीं जापान 100 अरब डॉलर का निवेश करता है। सोसाइटी 5.0 जापान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें रोबोटिक्स के जरिए सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए 10 साल में 100 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाया है। टोयोटा रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट ह्यूमनाइड रोबोट्स की सहायता से क्या कर रहा, प्रौद्योगिकी 1 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। वहीं यूरोप में 108 अरब डॉलर का आपको निवेश कर रहा है, जहां पर यूरोपीय यूनियन हॉरिजन यूरोप के तहत 2021 से 27 के बीच रोबोटिक्स का और एआई रिसर्च को लेकर 108 अरब डॉलर का बजट रखा गया, जिसके माध्यम से रोबोटिक्स रिसर्च के लिए यूरोपीय यूनियन और यूई रोबोटिक्स 80 अरब डॉलर के संयुक्त निवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र डेवलप करेगा जहां पर रोबोटिक्स के बदलते आयामों को समझ पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ ध्यान रखिए 5 प्रमुख क्षेत्रों के साथ साथ जहां पर रोबोटिक्स के क्षेत्र बढ़ रहे हैं, जहां पर औद्योगिक रोबोटिक्स का मांग बढ़ रहा है, मेडिकल रोबोटिक्स का मांग बढ़ रहा है, सर्विस क्षेत्र में कृषि रोबोटिक्स, स्पेस रोबोटिक्स के मांग बढ़ रहे हैं। जहां पर हम औद्योगिक रोबोटिक्स की बात करें तो 2025 के अंत तक 40% तक बढ़ने के अनुमान है, इसका डिमांड्स बढ़ेगा। वहीं हम द विंची एसपी सिस्टम की बात करते हैं। द विंची आप लोग को याद हो, गूगल मीट में आप लोग को फोटो दिखाया था कि द विंची एक सर्जरी इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम सर्जरी पलकों में सर्जरी कर सकते हैं। अब मेट्रोनोमिक का ह्यूगो सिस्टम जैसे रोबोटिक्स मॉडल माइक्रो सर्जरी के लिए भविष्य बदल सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखिएगा, मेडिकल क्षेत्र में ये नए आयाम को क्रिएट करेंगे। पर यहाँ पर नैतिकता का मामला एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, जो उस समय भी मैंने आप लोग को समझाया था। सर्विस क्षेत्र में 18% सर्विस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वर्तमान में कुल रोबोट। ये मांग धीरे धीरे बदल रही है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए रोबोट्स का उपयोग आपको कई देशों में किया जा रहा है। वहीं पर कृषि क्षेत्र में आपके रोबोटिक्स के प्रयोग बढ़ गए हैं, जहां खासकर उन देशों में ज्यादा खेती होती है जहाँ
श्रमिक कम हो वहाँ काफ़ी उपयोग हो सकते हैं। ड्रोन रोबोट के आपको फसलों का निगरानी, आपको ड्रोन रोबोट्स क्या है, अभी हाल ही में बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्पेस रोबोट में फील्ड में रोबोट सबसे कारगर हो सकते हैं, जैसे नासा, स्पेस एक्स और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी में निवेश कर रही है। नासा की जो प्रिजवेंस रोवर है, मंगल ग्रह पर सत्याग्रह के मंगल ग्रह के सतह पर अध्ययन करने के लिए ले जाया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, वहाँ पर रोबोट्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रोबोटिक्स में आखिरकार भारत कहाँ है, इसको समझिएगा। तो वर्ल्ड रोबोटिक्स जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ध्यान रखिए 2030 तक लगभग 8510 नए रोबोट इंस्टॉल हुए, जो एक साल में पहले की तुलना में 59% की बढ़ोतरी हुई थी। ये भी चीज़ें ध्यान रखिए। भारत अब रोबोट इंस्टॉल दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट में याद रखिएगा। सर्जरी जो है, पहली स्वदेशी सर्जरी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा, इस प्रकार के 286 किलोमीटर दूरी से 2 रोबोटिक्स कार्डियल सर्जरी एक दूसरे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब ह्यूमनॉइड रोबोट जो होता है, ह्यूमनॉइड रोबोट योजना बना रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, PLI योजना के तहत इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि और भी चीज़ों को कवर किया जा सके। 21 कंपनियों का काम हो रहा है जहां पर आपको इस प्रकार के सिस्टमेटिक आपको अप्रोच डेवलप किया जाए, उभरते और स्टार्टअप को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ग्रीपर रोबोट्स की चर्चा हो रही है, IIT मद्रास का वो अपना इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। IIT कानपुर भी अपने रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर को डेवलप कर रहा है, काम कर रहा है और अपने ऑटोमेशन के लिए बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स के मसौदे भी जारी किए गए हैं, जहाँ पर 2030 तक रोबोटिक्स के लीडर बनने का था, अभी 7वां है भी है, तो लीडर्स बनने के लिए प्रयास रहता है। हम अंडर 3 तो आए कम से कम, तो 2030 तक के आंकड़े आपको याद रखने। क्लियर है। भारत में निर्मित रोबोट के संदर्भ में दो तीन हाल में बहुत चर्चा में रहे थे, जैसे दक्ष रक्षा क्षेत्र में, वयोमित्र अंतरिक्ष के लिए, मानव तकनीकी के क्षेत्र में। ये सब आपको 3D मुद्रित मानव रोबोट बनाया गया था। ये सब याद रखिएगा। ये सब हाल के दिनों में चर्चा के रोबोट्स रहे हैं भारत के संदर्भ में। तो ये सब चीज़ें याद करके रखिएगा, आप लोग एग्जाम में काम देगा। भारत के महत्वपूर्ण पहल क्या है इस क्षेत्र में, तो रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति मसौदा 2023 बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट टेक्नोलॉजी पार्क आपको डेवलप किया। राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NMICPS तकनीक डेवलप किया है, जिसके माध्यम से AI और रोबोटिक्स के लाभ उठाने पर बल दिया जाएगा। वहीं रोबोटिक स्वायत्त प्रणालियों के लिए उन्नत विनिर्माण केंद्र आपको उद्देश्य आयातित रोबोटिक्स प्रणालियों के भारत निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सब चीज़ फैक्ट याद रखिए ताकि एग्जाम में कुछ फैक्ट आप लिख पाए। क्लियर है। अब है इंडस्ट्री 4.0 के संदर्भ में रोबोटिक्स की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो मुझे यह बताइएगा कि इंडस्ट्री 4.0 है क्या, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और उसके बाद केवल मानव श्रमिकों की प्रतिस्थापन करता है, यह है केवल ऑटोमेशन के लिए प्रयोग करता है, स्टार्टअप फैक्ट्रियों के लिए स्वायत्त निर्णय लेने में मदद करता है, केवल भारी मशीनरी को चलाने के लिए उपयोग करता है रोबोटिक्स। तो यह प्रश्न आपका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इंडस्ट्री 4.0 के साथ क्या है इंडस्ट्री 4.0 प्लस इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आज का प्रश्न इसके साथ ध्यान रखिएगा। रोबोटिक्स न केवल विनिर्माण उद्योग को बल्कि स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि क्षेत्रों को पुनः परिभाषित कर रहा है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। भारत में रोबोटिक्स के विकास में वर्तमान स्थिति, उससे उत्पन्न संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर आप लोग लिखकर कमेंट सेक्शन, आप इसका उत्तर लिखकर आपको जो ग्रुप्स बनाया गया है, ऐप पर ग्रुप्स है वहां पर भेज सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। चलिए, और फ्लो चार्ट डायग्राम सभी लिखिएगा। लगातार प्रयास कीजिए, प्रयास से ही समाधान हो पाएगा। माइग्रेशन पर भूगोल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी चर्चा होती, देखिए अब BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था माइग्रेशन पर। बच्चे बोल रहे थे सर बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं, पुराना क्वेश्चन नहीं था। आपको है ना 16 दिसंबर 2024 को PIB में एक डाटा आता है जिसके माध्यम से प्रवासीय कार्यबल सशक्त कैसे हो सकता है, वह डाटा है ना एक आधार बना था माइग्रेशन रिपोर्ट, माइग्रेशन के संदर्भ में प्रश्न पूछने। बिहार में प्रवासी लोगों का कैसे बाहर जा रहे हैं, माइग्रेशन क्यों हो रहा है, उससे संबंधित सरकार के पक्ष की बात, राज्य सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है। तो ये सब प्रश्न आपके कारण बने थे। अब आप लोग क्या कहते हैं कि अब डेली अपडेट नहीं होते हैं PIB से, न्यूज़ से, तो जिसके कारण ये सब समस्या उत्पन्न होती है कि आपका जो प्रश्न आता है तो लगता है कि आउट ऑफ वे है, पर आउट ऑफ वे नहीं होता। वो हाल के चीज़ों को समाहित करते हुए प्रश्न बनाता है।
तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसी पर टॉपिक पर हम देखते हैं कि माइग्रेशन के बारे में बात करें तो दुनिया इंसान लगातार जड़ें छोड़ रहे हैं, नए ठिकानों की तलाश कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन के अनुसार ये आधुनिक इतिहास में पहली बार 2024 में सबसे ज़्यादा लोग अपने जन्म स्थान से बाहर गए। तो ये आंकड़ा देखिए इस बार चर्चा का विषय बना रहेगा। और इस साल जो भी एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स का हो, पीटी का हो, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो या इंटरव्यू का, वहाँ पर प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। क्योंकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने जन्म मूल स्थान को ही लोग छोड़ दे रहे हैं। तो यह 2024 में 30 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे। यह वैश्विक जो आबादी है उसका 3.7% है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, करीब 4%। 1990 में यह 15.4 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर कितना हो गया, 30 करोड़ हो गया, डबल हो गया। सोच के देखिएगा। हाल ही मेटा फेसबुक जो फेसबुक की कंपनी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 181 देशों में 3 अरब फेसबुक यूजर्स ने डेटा के आधार पर 3 इंटरनेशनल माइग्रेशन का विश्लेषण किया। सोच के देखिए, 3 अरब फेसबुक डाटा को लिया गया, जो इसी आधार पर था कि उनके जन्मभूमि कहाँ थी। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस अपनी रिपोर्ट करें, दुनिया के टॉप 3 माइग्रेशन स्रोतों में भारत आपको है, ध्यान रखिएगा। अब 2019 से 22 तक आंकड़ों का आधार पर हम 67% प्रवासी का रुख अमीर देशों की ओर है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अधिक होगी, अपना विकास डेवलपमेंट अच्छा कर पाएगा व्यक्तिगत स्तर पर, अपने पारिवारिक स्तर पर। तो इसलिए अमीर देशों में ये सब आंकड़े प्रभावित कर रहे हैं। अब है कि 4 में से 9.5 करोड़ लोग, 4 साल में 9.5 करोड़ लोग अपना देश छोड़ दूसरी जगह बस गए। अब कोविड इंटरनेशनल माइग्रेशन 24% गिर गया था, जहां पर ट्रेड 2022 में रिकवर किया और 2019 की तुलना में 24% वृद्धि हुई। दुनिया में सबसे अमीर अमेरिका सबसे पसंदीदा ठिकाना बना हुआ है प्रवासियों के लिए वैश्विक आबादी का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंकड़े दिए गए, इसको जरूर फैक्ट की तरह याद रखें। 2022 में सर्वाधिक 34 लाख लोग बाहर गए, जहाँ 2019, 20, 21, 22 के आंकड़े दिए गए। तो आपको यहाँ अपडेट रखना है, डाटा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से अपडेट कर लिए। संकट के संकेत है, युद्ध के बाद यूक्रेन से 10 गुना माइग्रेशन हुआ, 10 लाख रूस छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ स्थिति ऐसे ही है, बनी हुई थी। म्यांमार से सिंगापुर की ओर बढ़ा है माइग्रेशन 5 गुना, फिर 15 गुना माइग्रेशन हांगकांग से यूके की ओर बढ़ा है। ये सब आंकड़े 23.4 लाख लोग 2020 में यूक्रेन छोड़ दिया। इस युद्ध के पहले औसत 10 गुना ज़्यादा था। तो ये आंकड़े, युद्ध प्रभावित होता है, आसान क्षेत्र होता है तो भी माइग्रेशन बढ़ता है विकास के साथ साथ। तो ये भी है कि जान सबसे पहले बचेगा तो ना हम रह कर अपना विकास करेंगे। तो ये भी एक मूल कारण है बड़े माइग्रेशन का कारण। हाल में बहुत सारे देश प्रभावित रहा, किसी प्रकार से आसान देश हुआ, अभी देख सकते हैं जैसे बांग्लादेश में इशू हुआ, भारत में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच इशू चल रहा, लोगों का माइग्रेशन बढ़ेगा। फिर अभी आप म्यांमार में इशू देखें, हाल फिलहाल में हांगकांग का स्थिति देख रहे हैं, फिर आपको इसराइल और आसपास के देशों की स्थिति देख रहे हैं, फिर आप यूक्रेन और रूस का विवाद देख रहे हो। तो इन सभी कारणों से लोगों का माइग्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। दोहरी तस्वीरें देश छोड़ने से ही नहीं, आने वाले में भारत टॉप 5 में है। अब ये भी एक समस्या देखिएगा, एक तो भारत से बाहर लोग जा रहे हैं और भारत में बाहर से लोग आ रहे हैं। तो शीर्ष 5 देशों में जहां सबसे ज़्यादा प्रवासी पहुंचे, जैसे अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, भारत 5 और 13 लाख लोग क्या किए हैं, 13.7 लाख लोग भारत आए हैं इस दौरान। और जर्मनी की बात करें 13.5 है। तो टॉप 5 में भारत आता है, जहां आपको चौथा स्थान ये रखता है, ध्यान रखिएगा। वहीं शीर्ष देश जहां से भारत सबसे ज़्यादा प्रवासी गए हैं, भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी निकले हैं, 34.3 लाख लोग यहाँ से बाहर गए हैं। यूक्रेन 24 है। तो टॉप में भारत है, जो जहाँ प्रवासी यहाँ के लोग बाहर जाके बस रहे हैं। अब ये आंकड़े याद रखिएगा। अब इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि माइग्रेशन रूट भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन रूट क्या है, मैक्सिको अमेरिका माइग्रेशन रूट ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन फ्लो करता है। यूक्रेन, पोलैंड याद रखिएगा, भारत, यूएई। सबसे ज़्यादा भारत से अगर कहीं जाता है लोग तो भारत, यूएई, जहां 6.3 लाख लोग जाते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ये सब आंकड़े याद रखिएगा ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से आंसर के दौरान लिख सकें। भारत के प्रवासी कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए सरकार देखिए हाल ही में पलायन पर गतिशील प्रक्रिया के लिए 2011 की जनगणना 4 करोड़ 10 लाख से अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासियों का उल्लेख किया था कि अंतर्राज्यीय था, राज्य के अंदर अंतर्राज्यीय प्रवासी कैसे हो रहे हैं। 2020-21 में माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार कुल पलायन 28.9%, जिसमें
26.5 ग्रामीण क्षेत्रों से था। जो भारत की बात करें राज्य स्तरीय माइग्रेशन की, तो उसको भी याद, आंकड़े को याद रखिएगा। वहीं इनमें से 10.8 मुख्यतः रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने की सरकार के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उनकी यात्रा सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इसी तरह ई श्रम पोर्टल एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से उनके जीवन को, गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सब ध्यान रखिएगा। ई श्रम पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या देता है? तो यह देता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के आधार पर सत्यापित जो असंगठित श्रमिक है उनको राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल शुरुआत की गई। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी योजनाओं के एक साथ पोर्टल पर एकीकृत करके 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पेश किया गया, जहां पर पंजीकृत श्रमिकों के ई श्रम के माध्यम से सीधे कई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के, ट्रैक करने के सक्षम बनाता है, ताकि हम इस पर नजर रख सके। पलायन प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या है? तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि आपको योजना चल रहा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चल रहा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रहा, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना। आप किस दिन का जाके 16 दिसंबर 2024 का पीआईबी सर्च कीजिएगा, इससे संबंधित डाटा आपको मिल जाएगा। तो एक बार जरूर सर्च करके देखने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करता हूं इस 50 मिनट के वीडियो में बहुत से टॉपिक आप कवर कर लिए होंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढ लिए होंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट से आप चीज़ों को माइक्रो नोट्स, स्क्रिप्ट नोट्स जरूर बनाइएगा और ग्रुप में शेयर कीजिए। जो पेड बच्चे हैं ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और लगातार प्रयास कीजिए। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।